इस एक महीने में बहुत सारी चीज हुई। जानवी अपना प्रिपरेशन में लगी रही। रश्मि ने जिस एजेंट को सारी चीजें ढूंढने के लिए कही थी उसने भी इस एक महीने में कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जानवी की इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से ढूंढी नहीं जा सकती थी। आरव भी घर वापस आया और दोबारा लॉन्च पार्टी से कुछ दिन पहले वापस चला गया। न्यू ईयर के बाद मौसम अब काफी अच्छा हो गया था। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से तो लगातार धूप खिल रही थी। ऑफिस में जानवी ने पीआर डिपार्टमेंट के साथ तीसरी बार सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स कंफर्म करी। पिछले कुछ टाइम से वो बहुत ज्यादा मेहनत करके काम कर रही थी। बिना थके बिना आराम किए उनका जितना भी ट्रायल बिजनेस उसमें शुरू होने वाला था वो 3 फरवरी को ही बंद कर दिया गया। सारे एम्प्लॉइज, ग्लोरी वर्ल्ड के लोग अपनी अपनी तरफ से हेल्प करने में लगे हुए थे। जानवी डेकोरेशन का सारा जिम्मा अपने ऊपर ही लिए हुई थी और साथ ही साथ बैक स्टेज का भी। उसको आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। अभी इस टाइम जानवी एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर बने हुए प्लाजा में खड़ी थी और वर्कर्स को देख रही थी जो वहां पर एक नया और बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा रहे थे। पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर सिंह ने अचानक से पूछा, डायरेक्टर अरोड़ा, क्या आपको पता है चेयरमैन ओबरॉय कल आ पाएंगे या नहीं? जानवी ने अपनी नजरें उस बिलबोर्ड से हटाई और मैनेजर सिंह की तरफ देखते हुए हामी भरते हुए कहा, हाँ कहा तो उन्होंने यही है। कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट है जिनको जाकर हमें फिर से कॉल करना है, इनवाइट करना है, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी। मैनेजर सिंह ने जानवी को अश्योर्ड करते हुए कहा, डोंट वरी डायरेक्टर अरोड़ा, ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आज रात चीज ज्यादा टफ हो, ज्यादा मेहनत करनी पड़े। एक काम करते हैं, पहले स्टेज सेटअप का सारा काम देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें कल भी करनी है। जितना भी बड़ा काम है वो आज खत्म हो जाएगा ताकि कल के लिए सबको रेस्ट मिले। आज मैं सबकी हेल्प करने वाली हूँ और डिनर होगा मेरी तरफ से। वैसे टाइम देखकर लग रहा है कि डिनर का टाइम जल्दी होने वाला है। जानवी ने उस ढलते हुए सूरज को देखा। आजकल वो इतना बिजी थी कि टाइम कब कहाँ बीतता था पता ही नहीं चलता था। जानवी की डिनर ट्रीट वाली बात सुनकर मैनेजर सिंह और बाकी वहां पर खड़े सारे एम्प्लॉइज खुश हो गए। ग्रेट डायरेक्टर अरोड़ा, आपकी इस ग्रेटफुलनेस की वजह से सारे लोग पंप्ड अप हो जाएंगे, सबको एनर्जी मिल जाएगी। एक काम करो, तुम लोग जाओ और सबको इस बारे में बता दो और उनसे कहना जल्दी जल्दी सारा काम आज जल्दी कर लेंगे और फिर डायरेक्टर अरोड़ा हमें डिनर पार्टी देंगे। जी सर, समझ गए। उनके चेहरे पर जानवी की ये बात सुनकर एक मुस्कुराहट थी और इसी मुस्कुराहट से वो अपना अपना काम करने में वापस बिजी हो गए। जहां एक तरफ जानवी काम करने में इतना बिजी थी, वहीं आरव को भी रेस्ट करने का कुछ खास टाइम नहीं मिल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट जिसको साइन करने वो वहां गया था, उसके फिनिश होते ही वो वहां से निकल गया सीधा एयरपोर्ट के लिए। लखनऊ एयरपोर्ट, वीआईपी लाउंज। सर, अभी फ्लाइट शुरू होने में 20 मिनट है, तब तक आप यहीं पर आराम कर लीजिए। रजत ने वो हैवी ब्रीफकेस सोफे पर रखा और आरव के लिए एक चाय मंगवा दी तो आरव ने अपना हाथ उठाकर रजत को वहीं रोक दिया। विंडो सीट पर वो अभी बैठा ही था जब रजत का फोन बजने लगा। रजत ने फोन उठाया लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो इंसान बात कर रहा था उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर एक शिकन आ गई। उसने आरव की तरफ देखा जो आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था और कहा, सर, आपके लिए फोन है। हमारे जो लॉयर हैं जिन्होंने आपकी कोर्ट मैरिज करवाई थी वो आपको फोन कर रहे हैं। आरव ने अपनी आंखें खोली और उसके हाथ से फोन ले लिया। हाँ बोलो। आरव की गहरी आवाज फोन के दूसरी तरफ गई। हेलो मिस्टर ओबरॉय, मैं आपका लॉयर बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक पोलाइट सी आवाज फोन के दूसरे तरफ से आए। इस टाइम आरव का सर थोड़ा घूम रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने कहा, बोलो। जी मिस्टर ओबरॉय, मेरे असिस्टेंट से मुझे एक फोन आया। कोई वहां पर मैडम का मैरिज रिकॉर्ड चेक करने आया था, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने उसे वहीं रोक दिया और मुझे आपसे ये बात कंफर्म करनी थी, इसलिए मैंने आपको अभी फोन किया। पिछले 1 महीने में कबीर हर बड़े छोटे लॉयर के पास जाकर ये चीज चेक करवा चुका था कि क्या उन्होंने जानवी की शादी करवाई है। और रही बात जिस तरह का जानवी का स्टेटस था, वो ऐसे ही किसी इनएक्सपीरियंस लॉयर के साथ तो ये काम करती नहीं, इसीलिए उसका टारगेट सारे बड़े बड़े लॉयर ही थे। कौन चेक करवा रहा है? आरव ने उसकी बात सुनकर गुस्से में पूछा। सर, मैंने पता करवाया तो लगता है मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के सीईओ कबीर मल्होत्रा ही ये सब कर रहे हैं। आरव को ये नाम सुनकर हंसी आ गई। ठीक है, तुम उसे सच सच बता दो कि जानवी की शादी हो चुकी है और मैं उसका पति हूँ। इतना बोलने के बाद आरव ने फोन काट दिया और रजत को वापस लौटा दिया। सर, आपको क्या लगता है कबीर मल्होत्रा मैडम के ऊपर ये सारी चेकिंग क्यों करवा रहे हैं? रजत ने आरव से ये सवाल पूछा।
आरव की आंखें ये सवाल सुन के गहरी हो गई, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह अभी भी शांत थे। उसने रजत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप बोर्डिंग लाउंज की तरफ चल पड़ा। रजत ने भी जब देखा कि वो कुछ नहीं बता रहा है तो उसने दोबारा वही सवाल नहीं किया। थोड़ा हेसिटेट करने के बाद उसने 2 बॉडीगार्ड को देखा जो वहीं पर ब्लैक सूट पहने खड़े हुए थे और तीनों बोर्डिंग गेट की तरफ चल पड़े। लॉयर को जब आरव की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो उसने भी अपने असिस्टेंट को कहकर ये बात कबीर तक पहुंचवा दी। रात के 9 बजे रहे थे जब कबीर के पास ये न्यूज आए। वो अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था जब उसका फोन बजा। कबीर के सेक्रेटरी ने उसे फोन करके कहा, कबीर सर, जानवी मैम के इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो कबीर ने नर्वस होते हुए पूछा, क्या पता चला? कंफर्म हो चुका है कि जानवी मैम ऑलरेडी शादीशुदा है। उन्होंने लास्ट ईयर ही अपनी शादी रजिस्टर करवाई है, लीगली। सेक्रेटरी की बात सुन के कबीर बहुत ज्यादा हैरान था। ऐसा लगा जैसे उसके ब्रेन में कुछ देर के लिए एक शॉर्ट सर्किट हो गया है। लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को काम डाउन किया और शांति से पूछा, तुमने पता करा उसकी शादी किससे हुई है? मैंने ये भी पूछा था सर। वो ग्लोरी वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ओबरॉय है ना, उन्हीं से उनकी शादी हुई है, जो मिस जानवी अरोड़ा के सुपीरियर भी है। आरव ओबरॉय, इसका मतलब सच में वही निकला? कबीर के हाथ जिसने फोन पकड़े हुए थे वो हाथ कांपने लगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था। और हो भी क्यों ना, अगर उसे याद था तो आरव दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही लौटा था और जानवी उसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती भी नहीं थी। बेशक दोनों ग्लोरी वर्ल्ड कॉर्पोरेशन में ही काम करते थे, लेकिन हेडक्वार्टर में हमेशा से जो प्रेजेंट रहे थे वो थे पुराने चेयरमैन प्रताप ओबराय। फिर ये सब हुआ कैसे? वो इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाया। वो जल्दी से जानवी को फोन करके उससे ये सारी बातें पूछना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना फोन कॉन्टैक्ट पूरा सर्च कर लिया तो उसे रियलाइज हुआ कि जानवी का नंबर तो उसके पास है ही नहीं, और जो नंबर उसने पहले यूज किया था वो अब किसी काम का नहीं था। बहुत देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठे बैठे जब वो थक गया तो खड़ा हुआ और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया और एक अकाउंट में लॉगिन किया। थोड़ी देर तक लैपटॉप पर काम करने के बाद एक डिस्कवरी उसे पता चली जिसको देखकर वो बहुत शॉक्ड था। वो ये कि काफी टाइम से दोनों कांटेक्ट में है ही नहीं। ना ही उसके पास उसका व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर है, ना स्नैपचैट है। वो उसका एक भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं ढूंढ पाया। उसकी आंखों में बहुत सारे मिक्सड इमोशंस बह रहे थे। बेशक वो जानता था कि अब उसके और जानवी के बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि वो एक बार रिलेशनशिप में रह चुके हैं और वो जानवी को अपना कुछ मानता है, इसीलिए उसे एक बार तो कंसर्न दिखाना चाहिए। उस टाइम जब जानवी अपनी पीठ दिखाकर उसकी तरफ से चली गई थी, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर का एक हिस्सा उससे दूर जा रहा है, और तब उसे कुछ चीज क्लियर हुई। जल्दी से कबीर ने अपने प्राइवेट ईमेल अकाउंट में लॉगिन किया और अपने पुराने ईमेल्स निकालकर देखने लगा, इस होप में कि शायद उसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसके सामने कुछ नहीं आया। फिर उसे याद आया कि उसने तो ये ईमेल एड्रेस अपना जानवी को कभी दिया ही नहीं था और जानवी ने उसे मांगा था, लेकिन फिर भी कबीर ने उसे मना कर दिया था। बल्कि उसकी ईमेल में जितने भी मैसेज थे जो प्यार और कंसर्न से भरे हुए थे वो सब रश्मि की तरफ से ही थे।